चैप्टर 28। अक्ष का बदला रूप और सबकी हैरानी। उसकी बात पर चेतन हंसा और तेज आवाज में बोला, सही कहा, अगर उसे मूव ऑन करना ही है तो क्या रिच एंड हैंडसम लड़कों की कमी हो गई थी। चुना भी किसी कॉलेज के टॉपर को जिसके अंदर सिर्फ किताबी कीड़ा है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ उनके ग्रुप और बाकी स्टूडेंट भी हंसने लगे। अधिक के भाव न्यूट्रल थे, उसे जैसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वही रितिका जो उन्हें इग्नोर कर रही थी, लेकिन उन्हें अब अक्ष का मजाक उड़ाता सुनकर उसकी आंखें लाल होने लगी। सारांश और हर्षित को भी गुस्सा आ रहा था। तभी चेतन ने कुछ ऐसा कहा जिससे उनका सब्र जवाब दे गया और वो उसे मारने के लिए झपटे। रितिका, उस अक्ष में ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझ में नहीं दिखा? अगर अधिक से मूव ऑन करना ही था तो मेरे जैसे किसी के पास आती, उस अक्ष से ज्यादा तुम्हें खुश रख। उसकी चीख सुन के लान ग्रुप के मेंबर और बाकी स्टूडेंट ने हंसना बंद कर दिया और वो शौक से सामने का नज़ारा देखने लगे। अब आगे, उसके आगे के शब्द गले में ही घूट गए और एक किक सीधा उसके प्राइवेट एरिया पर लगी। चेतन की दर्द भरी आवाज पूरे कैंपस में गूंज गई। वो घुटनों के बल रितिका के सामने बैठ गया और अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़े चीखने लगा। सारांश और हर्षित भी उसकी चीख सुनकर अपनी जगह रुक चुके थे। उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों झलक रही थी। रितिका जो गुस्से से चेतन को घूर रही थी, उसकी हालत देखकर उसके होठों के कोने मुड़ गए। उसने अपने सामने दीवार की तरह खड़े शख्स को देखा जो कोई और नहीं, अक्ष ही था जिसने उसे लात मारी थी। उसे अपने लिए खड़ा देखकर रितिका का दिल गर्माहट से भर गया। ऐसा नहीं था कि उसे खुद के लिए किसी की ज़रूरत है, बल्कि वो अकेली ही ऐसे कई लड़कों को सीधा कर सकती थी। लेकिन जब कोई दिल से आपको बिना कहे प्रोटेक्ट करता है तो ये फीलिंग अलग ही होती है। जो पहली बार उसे तब महसूस हुई थी जब वो बिना अंजाम की सोचे उसके साथ बिल्डिंग से कूद गया था और उसके हिस्से की गोली भी खाली थी। चेतन का दर्द, उसकी चीखें और चेहरे के उड़े रंग से पता चल रहा था कि उसे कितनी जोर से लगी थी। सभी लड़कों ने डरकर अपने पैरों के बीच के हिस्सों को कवर कर लिया था, जैसे वो दर्द उन्हें भी फील हुआ हो। सबकी नज़रें सामने खड़े शख्स को खौफ से देख रही थी, जिसका चेहरा गुस्से से भयानक लग रहा था। आंखों से मोटे फ्रेम के चश्मे गायब थे, माथे पर बाल बिखरे हुए थे और वो दमदार ऑरा उसकी असाधारण पर्सनैलिटी को छुपा नहीं पा रहा था। ये वही था जो हमेशा शांत रहता था और अपने से मतलब रखने वाला। आज उसने किसी को मारा था। पूरा कॉलेज सन्नाटे में डूब चुका था। उसने चेतन के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और अपनी खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉल के सामने अपने इस गटर जैसे मुंह को खोलने की? क्या सोचते हो कि तुम मेरी रीत की तरफ गंदी नजरों से देखोगे और बच जाओगे? आखिरी शब्द कहते हुए वो गुस्से से चिल्लाया तो सभी लड़कियां डर से 2 कदम पीछे हट गई। वही बाकी सब भी डर से कांप गए। अक्ष का चेहरा डरावना लग रहा था। लाल सुर्ख आंखें, माथे और गर्दन की उभरी नसें उसे बहुत ही खतरनाक बना रही थी। चेतन इतना डर गया उसका ये रूप देखकर कि वो दर्द से चिल्लाना ही भूल गया। लान ग्रुप के मेंबर होश में आए और जल्दी से चेतन को उठाने जाने लगे, लेकिन अधिक ने उन्हें इशारे से रोक दिया। सब ने देखा कि अधिक कितने गुस्से में है, इसलिए उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा। वही रितिका धीरे धीरे कदम लेते हुए अक्ष के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ऐसे लोगों के मुंह मत लगो जिनका खुद का कोई ईमान नहीं होता, और हर दिन लड़कियां ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े हो, फिर दिखाते ऐसे हैं जैसे वो मोस्ट वांटेड लड़के हैं, जबकि ऐसा गार्बेज वही लेता है जो खुद गार्बेज होता है। उसकी बात सुनकर अक्ष ने चेतन के बाल छोड़ दिए और अपने रुमाल से हाथ साफ करके उसे फेंककर रितिका की कमर पकड़कर बोला, तुमने सही कहा डॉल, ऐसे लोग अपने आप को बहुत ही अमेजिंग समझते हैं और सोचते हैं कि हर लड़की इन्हें चुनेगी। आखिर कोई इज्जतदार घर की लड़की एक प्ले बॉय को क्यों चूज करेगी? इस एक वाक्य के साथ सभी स्टूडेंट्स में बातें होने लगी। सब जानते थे कि चेतन कितना बड़ा फ्लर्ट है और हर रोज एक नई लड़की को घुमाता है। वही अपने बारे में गार्बेज और प्ले बॉय सुनकर चेतन की मुट्ठियां कस गई। उसे इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था उन दोनों पर। उसका मन कर रहा था कि वो अभी रितिका को सबक सिखाए। तभी हर्षित और सारांश भी आगे आए और उसे पंच मारते हुए बोले, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन पर गंदी नज़र डालने की? भूल गया था कि वो कौन है? तेरी औकात भी है जिंदल्स की प्रिंसेस को चेस करने की? तू क्या उसे बाकी लड़कियों की तरह समझता है जो वो तेरे जैसे के पीछे भागेगी? अगर आगे से मेरी बहन और दोस्त का मजाक उड़ाया तो तुझे ही मैं पूरे कॉलेज में मजाक बना दूंगा। सारांश ने भी हर्षित के बाद हाथ साफ करते हुए अपनी भड़ास उतार दी। उसके बाद दोनों रितिका और अक्ष के पास खड़े हो गए।
तभी तुषार और वैभव जो अक्ष के साथ ही कॉलेज आए थे जब चेतन रितिका को तंग कर रहा था, वो दोनों भी उनके साथ खड़े हो गए। अब एक तरफ डार्क डेविल ग्रुप था और दूसरी तरफ लान ग्रुप। हर्ष, आशी, मानसी, मिशा, शिखा और भाविका तभी आए थे जब अक्ष ने चेतन को मारा था। उन्हें पूरा मैटर नहीं पता था। हर्ष और मानसी अपने ग्रुप के साथ खड़े हो गए और सामने देखने लगे। अक्ष चेतन को घूरता है जिसे शुभ और विवान ने अब उठा लिया था और सभी लान ग्रुप के मेंबर को देखकर अपनी सर्द आवाज में वार्निंग देते हुए कहता है, तुम्हारा ग्रुप बाकी किसके साथ क्या करता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मेरी गर्लफ्रेंड से उलझोगे इसका मतलब पूरी डार्क डेविल गैंग से उलझना होगा। आज पहली बार वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से सिर्फ एक्शन होंगे। उसने घूरती हुई नज़र अधिक पर डाली और रितिका का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। उसके पीछे डार्क डेविल के सभी मेंबर ने लान ग्रुप पर एक कठोर नज़र डाली और वो भी उसके पीछे चले गए। उस ग्रुप का एटीट्यूड और उनके लीडर का ये अंदाज सबने पहली बार देखा था, वरना सब उसे सबसे शांत और समझदार लीडर बोलते थे जो लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। अधिक की मुट्ठी गुस्से से बंधी थी, उसकी गहरी नज़रें उन दोनों के बंधे हुए हाथ पर थी। उसकी आंखें डार्क हो गई और तभी चटाक तेज आवाज हुई और फिर से शांति छा गई। लान ग्रुप के साथ आसपास खड़े स्टूडेंट्स हैरान रह गए। चेतन जो पहले ही दर्द में था, इतनी फोर्स से आया थप्पड़ उसे पीछे खींच ले गया। वो अविश्वास से अधिक को मुंह खोले देखने लगा। उसका एक हाथ अपने गाल पर था जहां अभी अभी उसे थप्पड़ पड़ा था। अधिक ने अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसे घूरा और गुस्सा से बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़की को ऐसे शब्द कह सकते हो। मैंने तुम्हें नहीं रोका क्योंकि मुझे लगा तुम अक्ष को चिढ़ाना चाहते हो, लेकिन तुम तो नीचता पर उतर आए। आगे से अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें हमारे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। अपनी बात कहने के बाद वो वहां से चला गया। शुभ, विवान और ध्रुव ने भी उसे गहरी डिसअपॉइंटमेंट से देखा और अधिक के पीछे चले गए। हर्ष, जिसे आसपास के स्टूडेंट से मैटर पता चल गया था, वो भी अब अपनी खा जाने वाली नज़रों से चेतन को घूर रहा था। वो आगे आया और उसने भी एक तेज थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर जड़ दिया। वहां खड़ी सभी लड़कियां फिर से हैरान रह गई। मेरी बहन से दूर रहना, और आगे से अगर मैंने सुना तुमने उसके साथ कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर हर्ष भी उसे घृणा से घूरते हुए चला गया। दीप्ति और मेघना ने उसे संभाला और अपने साथ मेडिकल रूम ले गई। मानसी भी उनके पीछे चली गई। बाकी सभी लड़कियां अपनी क्लास की तरफ चली गई। सुबह के हंगामे के बाद सभी क्लासेज शांति हुई। आशी भी शांत होकर पढ़ाई में ध्यान दे रही थी। ब्रेक के वक्त राध्या ने उदास होकर रितिका से कहा, यार आज मैं फिर से लेट हो गई, नहीं तो फिर से एक हाई ड्रामा देखने को मिलता। उसे देखकर रितिका ने ना में सिर हिलाया और सोचा, ये लड़की मेरे भाई को पता नहीं संभाल भी पाएगी या नहीं। हर वक्त बच्चों जैसी फालतू की बातें करवा लो, बस ये एक दो चीज़ के अलावा सब में दम है। रीत, तुम शांत क्यों हो? राध्या उसकी बाह पकड़कर उसे झुलाते हुए पूछती है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? रितिका ने बात बदल दी। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज मैंने सुबह भी ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया था। चलो साथ में कुछ अच्छा खाते हैं, तब तुम मुझे सुबह का सारा सीन बताना। इस पर रितिका ने उसे खुद से अलग किया और उसे घूरते हुए बोली, इसके लिए हर्षित भाई को पकड़ो, मेरे पास और भी मैटर है। राध्या समझ गई कि अब उसकी दोस्त चिढ़ने लगी है तो उसने आगे कुछ नहीं कहा। कैंटीन में आकर वो दोनों उस टेबल पर आ गई जो डार्क डेविल के लिए रिजर्व रहता था। अभी वही दोनों आई थी। उसी वक्त लाइन ग्रुप भी अंदर आया। जैसे ही दीप्ति और मेघना की नज़र उस पर पड़ी तो उनकी आंखों के सामने सुबह का मंजर आ गया। उन्हें इस वक्त रितिका पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो शांत थी। तभी डार्क डेविल ग्रुप के पांचों लड़के भी अंदर आ गए। उन्होंने लान ग्रुप को क्रॉस किया और अपनी टेबल पर आकर बैठ गए। जहां अक्ष रितिका के एक तरफ बैठ गया, वही सारांश दूसरी तरफ। हर्षित का ये देखकर मुंह बन गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आज क्या खाओगी? अक्ष ने बिल्कुल एक केयरिंग बॉयफ्रेंड की तरह उससे पूछा। उसकी ये साइड देखकर उसके दोस्त हैरान हो गए, लेकिन ये बस कुछ सेकंड की ही थी क्योंकि उन्होंने ये कई बार देखा था, इसलिए आदत भी हो चुकी थी, लेकिन हर बार खुद को चौंकने से रोक नहीं पाते थे। रितिका ने अपने लिए डोसा ऑर्डर कर दिया तो अक्ष ने भी वही खुद के लिए मंगवाया। सारांश और हर्षित ने भी सेम ऑर्डर किया। राध्या तो तीनों लड़कों को देखकर चिढ़ गई और बोली, क्या ये कोई नया ट्रेंड है? जो मेरी प्यारी को पसंद वही मेरी पसंद। उसका कमेंट सुनकर तुषार और वैभव की हंसी छूट गई। रितिका भी हल्का सा मुस्कुरा उठी, जिससे उसके गालों में डिंपल उभर आए।
अक्ष तो जैसे उसकी हंसी और उन डिंपल को देखकर खो ही गया था। ऊपर से चिन का वो तिल जैसे अक्ष को मदहोश कर रहा था। वो उसे चूम लेना चाहता था लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अपनी फीलिंग्स को दबाया और रितिका के हाथ को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। वही हर्षित और सारांश तो राध्या को ऐसे देख रहे थे जैसे उससे आंखों से ही सवाल कर रहे हो, मैडम तुम चुप होने का क्या लोगी। वही राध्या भी जैसे समझ गई, उसने एटीट्यूड से कहा, एक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और चॉकलेट शेक, इतना चलेगा। उसकी फरमाइश सुनकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे ऑर्डर देने चले गए। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर भी आ गया और वो सब अपनी डिश एंजॉय करने लगे। अक्ष तो बिना किसी शर्म के अपने हाथों से रितिका को खिला रहा था। रितिका को भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो शांति से उसके हाथ से खा रही थी। उसने भी अक्ष को पहला बाइट अपने हाथ से खिलाया था लेकिन अब वो उसे खिलाता फिर खुद खाता था। दोनों का ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कई आंखों को चुभ रहा था। कैंटीन में मौजूद बहुत सी लड़कियों को अब रितिका से जलन होने लगी थी। अधिक की हालत भी कोई ठीक नहीं थी। वो बस बाहर से नॉर्मल दिखा रहा था जिससे आशी तो बहुत खुश थी। वो भी चाहती थी कि अधिक भी उसे अपने हाथों से खिलाए लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी उससे ऐसी डिमांड करने की। आज अक्ष ने ग्लासेस नहीं पहने जिनके बिना वो बहुत ही चार्मिंग लगता था। मिशा ने जब से उसे ऐसे देखा था उसकी तो नज़रें ही बार बार उसकी आंखों पर जम जाती थी। पहले उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि उसकी आंखें इतनी सुंदर होगी। ग्रे आइज बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। ब्रेक के बाद आखिरी क्लास खत्म होने के बाद रितिका अपने दोनों भाइयों को मैसेज करके अपनी कार लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। आर एंटरप्राइज 20 मंजिला इमारत जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था। ये कंपनी शहर की प्राइम लोकेशन और बिजनेस हब में था। यहाँ आसपास कई और कंपनी थी लेकिन उसके मुकाबले वो छोटी थी। आर एंटरप्राइज ने बड़ा जमीन का हिस्सा कवर कर रखा था। ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका बिजनेस 2 से ज़्यादा फील्ड में टॉप 5 पर रूल कर रहा था। होटल बिजनेस, आईटी, कॉस्मेटिक, इन्वेस्टमेंट, टेक्सटाइल। रितिका की कार कंपनी के एंट्रेंस के सामने आकर रुकी। उसने डोर खोला और बाहर आ गई। इस वक्त वो एक बिजनेस सूट में थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका फेस मास्क से ढका हुआ था। उसने अपनी आंखों से सनग्लासेस हटाए तभी एक बॉडीगार्ड आया और उसके सामने झुक गया। बॉस। रितिका ने उसे अपनी कार की चाबी दी और बोली, मैं मेन एंट्रेंस से जाऊंगी। उसके बाद वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ गई। बॉडीगार्ड कार को प्राइवेट पार्किंग एरिया में ले गया जहां सिर्फ ऑनर की और उसके असिस्टेंट की कार पार्क होती थी। मेन एंट्रेंस पर खड़े गार्ड्स ने जब सामने से आ रही लड़की को देखा तो वो तुरंत झुक गए और बोले, वेलकम बॉस। रितिका ने बस अपना सर हिलाया और अंदर चली गई। आर एंटरप्राइज अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए जानी जाती थी। नोवेल वाली रितिका ने मेडिकल पढ़ा था और उसने कॉस्मेटिक सर्जरी की भी अच्छी नॉलेज हासिल की थी, तभी उसे ये आइडिया आया था। बाकी फील्ड में उन्होंने अपने पैर फैला रखे थे। आर एंटरप्राइज की होटल्स, रिवाज रिजॉर्ट, होटल राहत और कई कैफे चेन पूरी इंडिया में फैली हुई थी। आर इन्वेस्टमेंट ग्रुप भी उन्होंने अपनी कंपनी को सपोर्ट और बाकी उनकी पार्टनर कंपनी को ग्रो करने में मदद करने के लिए बनाया था, जो काफ़ी अच्छा चल रहा था लेकिन इस वजह से कई कंपनी इसका फ़ायदा भी उठा रही थी। रितिका ने कंपनी को देखा जो अजीब तरह से बिखरी हुई थी। रिसेप्शन पर गॉसिप हो रही थी, स्टाफ बातों में लगा था और हंसी की आवाज़ आ रही थी। ऐसा माहौल देखकर रितिका की आईब्रो सिकुड़ गई। तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया जिसे स्टाफ के लोग घेरे खड़े थे। उसने सुना कि एक स्टाफ क्या कह रहा था, सीईओ निशा बहुत टैलेंटेड है, उन्होंने इतनी कम उम्र में आर एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर दी, अब तो वो जल्द ही एम्पायर ग्रुप के साथ काम करने वाली है। सीईओ। रितिका ये शब्द सुनकर दंग रह गई। निशा और भाविका को सबक सिखाना। रितिका ने कंपनी को देखा जो अजीब तरह से बिखरी हुई थी। रिसेप्शन पर गॉसिप हो रही थी, स्टाफ बातों में लगा था और हंसी की आवाज़ आ रही थी। ऐसा माहौल देखकर रितिका की आईब्रो सिकुड़ गई। तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया जिसे स्टाफ के लोग घेरे खड़े थे। उसने सुना कि एक स्टाफ क्या कह रहा था, सीईओ निशा बहुत टैलेंटेड है, उन्होंने इतनी कम उम्र में आर एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर दी, अब तो वो जल्द ही एम्पायर ग्रुप के साथ काम करने वाली है। सीईओ। रितिका ये शब्द सुनकर दंग रह गई। अब आगे उसका ध्यान उस लड़की पर था जो दूसरी लड़की जिसे अभी किसी ने सीईओ निशा कहकर पुकारा था उसके पास खड़ी थी।
इतना तो मुझे पता है कि टॉप 5 में आने के लिए वर्मा कंपनी ने प्रेजेंटेशन चोरी का इल्जाम लगाया था, तो क्या इसमें इस भाविका का भी कोई हाथ था? खुद से सवाल करते हुए वो आगे बढ़ने लगी। उसके कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी और कोल्ड ऑरा ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रिसेप्शन एरिया के बाद वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट बीच में खाली स्पेस था, जहाँ 4 लिफ्ट थी। 2 एम्प्लॉयर्स के यूज़ के लिए और 2 प्राइवेट थी, जिनमें से एक कंपनी के सीईओ और उसके असिस्टेंट की और दूसरी उनके क्लाइंट्स एंड बिजनेस पार्टनर्स के लिए। रितिका की जानती नज़रें सबको घूर रही थी। बाकी लोग तो उसकी ब्यूटी देखकर दंग थी। सभी लड़के बिना पलके झपकाए उसी दिशा में देख रहे थे जहां से रितिका गुजर रही थी। वहीं निशा के पास खड़ी भाविका ने जैसे ही वहां देखा तो उसे वो लड़की कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन मास्क लगे होने की वजह से वो पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन निशा ने जब सभी स्टाफ का अटेंशन खुद से हटते देखा तो उसे उस लड़की से जलन होने लगी। वो उसे घूरने लगी क्योंकि चेहरा आधा ढके होने के बाद भी उसकी सुंदरता वहां मौजूद सबसे कई गुना ज्यादा थी। ये चीज़ निशा को गवारा नहीं थी। वो खुद को इस कंपनी का मालिक समझने लगी थी, इसलिए वो इस जगह को अपनी टेरिटरी मानती थी। तभी उसने उस लड़की को रिसेप्शनिस्ट से कहते सुना, क्या आप असिस्टेंट रजत को इन्फॉर्म कर देगी कि उनसे मिलने मिस आ रही है? रिसेप्शन पर खड़े स्टाफ ने भी उसकी बात सुनी और उनकी आंखों से प्रशंसा गायब हो गई और वे उसे अजीब नज़रों से देखने। रिसेप्शन पर एक छोटी लड़की थी जिसकी उम्र रितिका जितनी ही होगी। वो सभी स्टाफ की वजह से परेशान बैठी थी और उसकी जगह इन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था। रितिका के सवाल पर वो आगे आए और प्रोफेशनली पूछा, मिस क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो और जो मैंने कहा वही सेम उन्हें बताए। लड़की ने सर हिलाया और असिस्टेंट रजत को कॉल करने लगी। असिस्टेंट से मिलने की क्या ज़रूरत है जब इस कंपनी की सीईओ ही यहाँ है? इनसे मिलो और बताओ क्या काम है तुम्हें? निशा की चापलूसी कर रही एक लड़की ने तेज आवाज में कहा। निशा और भाविका भी अब तक रिसेप्शन एरिया की तरफ आ चुके थे। रितिका ने उस लड़की को घूरा और अपनी सर्द आवाज में पूछा, कौन है यहाँ की सीईओ? उसके सवाल पूछने पर निशा घमंड से अपना सर ऊपर करके सामने आए और बोली, मैं हूँ इस कंपनी की मालकिन, बताओ क्या काम है तुम्हें मेरे असिस्टेंट से? उसका जवाब सुनकर रितिका ने उसे नीचे से ऊपर देखा और स्मिर्क के साथ कहा, सच में? लेकिन तुम किसी कंपनी की सीईओ तो नहीं लगती, बल्कि मुझे तो तुम बार डांसर दिख रही हो। उसके शब्दों ने निशा के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। वही रिसेप्शन खड़ी लड़की की हंसी निकल गई। उसके साथ बाकी स्टाफ जो वहां मन लगाकर काम करते थे और निशा के द्वारा परेशान किए गए थे, उन्हें तो उसकी बेइज्जती होता देख अच्छा लग रहा था। निशा ने बहुत ही रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। इतनी शॉर्ट रेड ड्रेस जिसमें मुश्किल से उसके थाई छुप रहे थे और चेस्ट का ऊपर का हिस्सा साफ देखा जा सकता था। ऑफिस में इतना बोल्ड लुक कौन करके आ सकता है, लेकिन वो खुद को कई महीनों से यहाँ की मालकिन बता रही थी और इस अफवाह के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सबको लगने लगा कि ये कोई अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी होगी जिसे ये कंपनी बस खेलने के लिए दे दी गई है। निशा ने देखा सब उस पर हंस रहे हैं तो उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी टेरिटरी में खड़े होकर मुझे ही इंसल्ट करो? सिक्योरिटी सिक्योरिटी, वो तेज आवाज में चिल्लाने लगी। वही भाविका शांत खड़ी रितिका को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसका चेहरा अच्छे से देख नहीं पा रही थी। रितिका तो आराम से खड़ी अपने सामने खड़ी उस बेशर्म लड़की का ड्रामा देख रही थी जो कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी, जैसे उसका झूठ कभी सामने ही नहीं आएगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम भी आ गई। उन्हें देखकर निशा रितिका की तरफ उंगली करके चिल्लाते हुए बोली, पकड़ लो इस लड़की को और धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकालो। लेकिन निकालने से पहले इसकी अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए। गार्ड्स ने सर हिलाया और तुरंत रितिका को घेर लिया। 2 गार्ड्स उसे पकड़ने आने लगे, तभी उसने अपनी सर्द आवाज में कहा, तुम लोग आरआर के गार्ड्स नहीं हो? उसकी बात सुनकर वो गार्ड्स अपनी जगह रुक गए और निशा को देखने लगे। वही ये बात सुनकर तो निशा भी घबरा गई और उसकी नज़र भाविका पर चली गई। लेकिन अगले ही पल अपनी घबराहट को छुपाते हुए गुस्से से बोली, बातें बनाना बंद करो। गार्ड्स इसे पकड़ो और सबके सामने इसे 10 थप्पड़ मारो, तब इसे समझ आएगा कि औकात से ज़्यादा बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। रितिका की पैनी नज़र निशा के एक्सप्रेशन पर ही थी और उसने उसे घबराकर भाविका को देखते हुए देख लिया था। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये भाविका का ही दिमाग है इस निशा को सीईओ बनाकर लाना। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? वो क्यूरियस तो थी, तभी उसे एकदम से याद आया,
कहीं ये निशा को सबकी नज़रों में सीईओ बनाकर मेरे असिस्टेंट के एब्सेंस में मेरे केबिन में तो नहीं जाती। ये ख्याल आते ही वो सब समझ गई। पुरानी वाली रितिका का केबिन लॉक्ड रहता था, उसमें सिर्फ असिस्टेंट ही जा सकता था क्योंकि उसके पास ही की थी। लेकिन जब उसने कंपनी आना ही छोड़ दिया तो किसे पता चलता है कौन आता है और कौन नहीं। अब तक गार्ड्स रितिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए थे, लेकिन वो हाथ लगाते उससे पहले ही उसने उन्हें अपने दोनों हाथ से थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाए, इवान। उसके पुकारते ही एक साया तेजी से आया और उसने चारों गार्ड्स को दूर हटा दिया। पूरा स्टाफ दंग रह गया। उसी वक्त एक के बाद एक हथियार बंद गार्ड्स आगे आए और रितिका के आगे झुक गए। बॉस, उनके बॉस कहते ही स्टाफ होश में आया, तभी उनकी नज़र उनके ब्रोच पर गई। ये तो हमारी कंपनी की सीईओ की पर्सनल सिक्योरिटी टीम है, एक स्टाफ ने हैरानी से कहा। वो एक बहुत पुराना एम्प्लॉय था और उसने एक बार इस टीम को देखा था, लेकिन वो सीईओ को नहीं देख पाया था। वो उस ब्रोच पर बने आर का डिज़ाइन पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। कहा जाता था कि उनकी सीईओ के पास भले ही कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं थी, लेकिन एक बड़ा ट्रेनिंग बेस था जहां से उनकी प्राइवेट टीम को सिलेक्ट किया गया था। इतने सारे गार्ड्स को देखकर निशा और भाविका डर गई। उनके चपचे और चमचिया भी डरकर पीछे हो गए। चारों सिक्योरिटी गार्ड्स को ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया था। एक लड़का जिसकी हाइट नॉर्मल से ज़्यादा थी और बॉडी एकदम किसी बिल्डर की तरह, ब्लैक ब्लेजर और कानों में ब्लूटूथ लगाए, वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने रितिका के आगे झुककर कहा, बॉस क्या ऑर्डर है? गार्ड्स को लेकर जाओ और पूछताछ करो कि इन्हें किसने हायर किया है और ये मेरी कंपनी में क्या कर रहे हैं। मेरी कंपनी कहते ही पूरा स्टाफ सदमे में चला गया। निशा को गुस्सा आने लगा और वो सब कुछ भूलकर फिर से चिल्लाई, क्या बकवास कर रही हो? मैं यहाँ की मालकिन हूँ। अब तुम यहाँ अपने भाड़े के गुंडे बुलाकर मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती हो? रितिका ने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया, बस 3 शब्द बोली, इवान। पुलिस बुलाओ। वो शख्स जो उसके ऑर्डर का वेट कर रहा था, उसने तुरंत पुलिस से कांटेक्ट किया। वही पुलिस का नाम सुनकर अब भाविका घबराने लगी थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। वो समझ गई कि अगर ज़्यादा बात बढ़ी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसने निशा को कोहनी मारी जो खुद भी पुलिस के नाम से घबरा रही थी। उसके इशारे करने पर निशा ने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और बोली, लगता है कोई गलतफहमी हो गई है मिस, प्लीज़ आप अपने गार्ड्स को बाहर जाने के लिए कहिए। इस वक्त वर्किंग टाइम है और हमें देर हो रही है अपने काम में। उसे इतना शांत देखकर रितिका ने तिरछी निगाहों से उसे देखा और भाविका को घूरते हुए बोली, अपने असिस्टेंट को बुलाओ, जब सीईओ मैडम यहाँ है तो वो कहाँ घूम रहा है? उसके इस सवाल पर निशा के माथे से पसीना बहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इन सब से कैसे बचे। तभी भाविका निशा से बोली, ये तुम्हारा प्रोफेशनल मैटर है, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो चुका है। अपनी बात कहकर बिना निशा का जवाब सुने वो वहाँ से जाने लगी। रुको, तुम कहाँ चली? रितिका उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। उसने अपने 2 गार्ड्स को देखा और बोली, इसे और इसकी दोस्त की कुछ खातिरदारी करो जब तक पुलिस आ जाएगी। दोनों बॉडीगार्ड्स को जैसे ही ऑर्डर मिला वो फुर्ती से दोनों लड़कियों के आमने आ गए। एक ने निशा के गालों पर थप्पड़ों की बौछार कर दी और दूसरा भाविका को मारने लगा। आह! निशा और भाविका की चीख पूरे फ्लो पर गूंजने लगी। जो स्टाफ उनकी चापलूसी करता था वो डर गया और बाकी का स्टाफ जिसे परेशान किया गया था वो उन दोनों लड़कियों का हाल देखकर बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुशी रिसेप्शन पर बैठने वाली लड़की को हो रही थी जिसे सबसे ज़्यादा bully किया गया था। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और असिस्टेंट रजत बाहर आया। उसे देखकर निशा, जिसका गाल सूज गया था, हिम्मत करके चिल्लाई, असिस्टेंट रजत, मुझे बचाओ। रजत, जिसे एक बॉडीगार्ड ने सब कुछ बता दिया था, वो भागता हुआ अपना सारा काम छोड़कर आया था। अपना नाम सुनकर उसने घिन और गुस्से से निशा को देखा और रितिका के सामने सर झुका लिया। वो कुछ नहीं बोला। उसके एक्सप्रेशन साफ कह रहे थे कि वो बहुत गिल्टी फील कर रहा है। उसे बॉडीगार्ड ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ क्या हो रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि निशा, जो उसकी सेक्रेटरी थी, वो खुद को इस कंपनी की मालकिन बताते लगेगी। पूरा स्टाफ फिर से चौंक गया था असिस्टेंट रजत को एक छोटी लड़की के सामने झुकते देख। तुम्हारी नाक के नीचे कोई खुद को सीईओ बताता घूम रहा है और तुम्हें इसकी भनक तक नहीं लगी? उसने रजत को घूरते हुए सवाल किया। बॉस, ये मेरी गलती है, मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। निशा मेरी सेक्रेटरी है, मुझे सच में नहीं पता था कि ये मेरी पीठ पीछे क्या कर रही है।
निशा ने जब देखा कि उसका भांडा फूट गया है तो उसे शर्मिंदगी होने लगी और ये सुनकर कि ये लड़की ही इस कंपनी की ओनर है वो हैरान रह गई। भाविका भी ये सुनकर चौंक गई और घबराने लगी। ये कैसे हो सकता है? उसने तो कहा था कि सीईओ कंपनी के मैटर्स को हैंडल करने के लिए अवेलेबल नहीं है, फिर ये क्या था? इस वक्त वो यहाँ से सबकी नज़रों के सामने से भाग जाना चाहती थी। तभी रितिका अपनी ठंडी आवाज में बोली, लीगल टीम को इन्फॉर्म करो कि इन दोनों लड़कियों के घर नोटिस भेजो। इनके घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए आखिर ये बाहर कर क्या रही है। उसकी बात सुनकर निशा और भाविका डर गई। अगर उनके अगेंस्ट चार्जेस लगे तो ये उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी पुलिस भी आ गई। रितिका ने रजत को देखकर सख्ती से कहा, हैंडल दिस मैटर। रजत सब समझ गया। उसने सहमति में सर हिला दिया। उसके बाद रितिका बाहर चली गई। उसके पीछे ही उसके पर्सनल गार्ड्स भी आ गए। इवान जो उसका सिक्योरिटी हेड था वो उसके पीछे खड़ा था। मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, यही रहो और पता लगाओ कि इन सब के पीछे कौन है। ऑर्डर देने के बाद वो अपनी कार में बैठी जो पहले से ही उसके एक बॉडीगार्ड ने लाकर सामने पार्क कर दी थी। उसके वहां से जाते ही पूरी टीम जिसमें अभी 20 लोग थे सभी चले गए। इवान रितिका के रोकने के बाद भी उसे फॉलो करने लगा क्योंकि उसकी सेफ्टी के साथ वो कोई लापरवाही नहीं दिखा सकता था। आधे घंटे बाद रितिका ने अपनी कार एक जगह पार्क की और मास्क लगाकर पैदल ही आगे बढ़ गई। उसे पता था इवान अभी भी उसके पीछे है लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग के सामने आकर उसने एक नज़र उसे देखा फिर अंदर चली गई। मेन गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक दिया और कार्ड दिखाने के लिए कहा। रितिका ने उन्हें इनविटेशन कार्ड दिखाया जो डायरेक्टर सुभाष ने उसे ईमेल के साथ भेजा था। गोल्डन कार्ड को देखकर गार्ड्स ने उसे नहीं रोका और अंदर जाने दिया। रितिका ने जैसे ही अंदर कदम रखा वैसे भी डायरेक्टर सुभाष को इन्फॉर्म कर दिया गया कि वो इंसान आ गया है जिसे आपने अपना स्पेशल विजिटर कार्ड दिया था। डायरेक्टर सुभाष इस वक्त बाकी सबके साथ मीटिंग रूम में ही थे। सब टाइम से पहले आ गए थे और डॉक्टर रीत के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि डॉक्टर रीत अंदर आ चुकी है सब एक्साइटेड हो गए। सबसे ज़्यादा प्रोफेसर सुदर्शन खुश और उत्साहित लग रहे थे। तभी डायरेक्टर का असिस्टेंट आगे आया और उसने लैपटॉप पर एक सीसीटीवी फुटेज खोल दी जिसमें कोई और नहीं रितिका सबको नजर आ रही थी। ये तो एक छोटी बच्ची लग रही है, डॉक्टर विशेष ने हैरान होकर कहा। बाकी डॉक्टर भी डायरेक्टर सुभाष के पीछे खड़े हो गए और वीडियो देखने लगे। डॉक्टर विशेष की बात पर प्रोफेसर सुदर्शन चिढ़कर बोले, तो क्या तुम उसे बुरा समझ रहे थे? उनकी बात सुनकर डॉक्टर विशेष ने उन्हें हैरानी से देखा और सोचा, ये बुरा आदमी तो ऐसे प्रोटेक्टिव हो रहा है जैसे ये इसकी खुद की पोती हो। उन्होंने अपना सर झटका और स्क्रीन को देखने लगे। रितिका ने इस वक्त वाइट शर्ट और नीचे फॉर्मल पैंट पहना हुआ था। उसने अपना ब्लेजर कार में ही छोड़ दिया था। उसकी कॉन्फिडेंट वॉक और कोल्ड एक्सप्रेशन उसकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखा रहे थे। डायरेक्टर सुभाष के पीछे खड़े उनके असिस्टेंट जीवन ने कहा, सर ये लड़की तो डॉक्टर से ज़्यादा मुझे एक फाइटर वाली फीलिंग दे रही है। बाकी सब भी उसकी बात से सहमत दिख रहे थे, लेकिन किसी ने प्रोफेसर सुदर्शन की आंखों के एक्सप्रेशन नहीं देखे। उनकी चमक देखने लायक थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने असली का कोहिनूर ढूंढ लिया है। डायरेक्टर सुभाष, अब समय आ गया है हमारे प्लान को अंजाम देने का। उनकी बात पर डायरेक्टर ने सर हिलाया और जीवन को इशारा कर दिया। वो सर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। वही लॉबी में रितिका उस फ्लोर पर आ चुकी थी जहां डायरेक्टर का केबिन और मीटिंग रूम था। साथ ही ये सेक्शन वीवीआईपी पेशेंट्स के लिए भी था। वो लिफ्ट से निकलकर आगे बढ़ गई। उसके साथ एक हॉस्पिटल स्टाफ था जो उसे गाइड कर रहा था। एक वार्ड से गुजरते हुए उसने घबराहट से चिल्लाने की आवाज़ सुनी, डॉक्टर मेरे दादाजी को क्या हो रहा है? आपने तो कहा था सर्जरी सक्सेसफुल रही है, फिर उन्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उसके बाद डॉक्टर की आवाज़ आई, सर मैंने पहले ही कहा था कि एक सर्जरी से कुछ नहीं होने वाला है। आपके दादाजी को कई बीमारियां हैं, ऊपर से उनकी एज भी ज़्यादा है। हमने ट्यूमर निकाल दिया था लेकिन लगता है कि जगह दूसरी जगह भी फैल गया है। तो आप वेट क्या कर रहे हो, मेरे दादाजी को बचाओ। सॉरी सर लेकिन ये सर्जरी अब मेरे हाथ में नहीं है। आप डॉक्टर विशेष से भी कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन मेरा अगर इनकी दोबारा सर्जरी भी हुई तो हम इन्हें शायद बचा ना लाए। रितिका उस वार्ड के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसे पीछे ना आते देख स्टाफ भी रुक गया लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा।
तभी रितिका वार्ड के अंदर गई और उसने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं एक बार इन्हें चेक कर सकती हूँ? किसी छोटी लड़की को ऐसे ही बिना परमिशन के किसी प्राइवेट वार्ड में अंदर गुस्सा आता देख वो लड़का जो अपने दादाजी की हेल्थ के लिए परेशान था उसे गुस्सा आने लगा। डॉक्टर को भी रितिका की बात अच्छी नहीं लगी। उसने बेरुखी से कहा, बच्ची ये कोई पार्क नहीं है जहां तुम घूम सकती हो और मेरे पेशेंट को परेशान मत करो, बाहर जाओ यहाँ से। उसकी रुड टोन से रितिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन्हें नज़रअंदाज किया और बेड पर लेटे बुजुर्ग के पास आकर उनकी नब्ज महसूस करने लगी। हे दूर रहो मेरे दादाजी को, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लड़का चिल्लाया और रितिका को पकड़ने के लिए आगे आया, पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसके कदम अपने आप सदमे से वहीं थम गए। रितिका ने बचाई जान और अक्ष का आना। रितिका उस वार्ड के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसे पीछे ना आते देख स्टाफ भी रुक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। तभी रितिका वार्ड के अंदर गई और उसने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं एक बार इन्हें चेक कर सकती हूँ? किसी छोटी लड़की को ऐसे ही बिना परमिशन के किसी प्राइवेट वार्ड में अंदर गुस्सा आता देख वो लड़का जो अपने दादाजी की हेल्थ के लिए परेशान था उसे गुस्सा आने लगा। डॉक्टर को भी रितिका की बात अच्छी नहीं लगी। उसने बेरुखी से कहा, बच्ची ये कोई पार्क नहीं है जहां तुम घूम सकती हो और मेरे पेशेंट को परेशान मत करो, बाहर जाओ यहाँ से। उसकी रुड टोन से रितिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन्हें नज़रअंदाज किया और बेड पर लेटे बुजुर्ग के पास आकर उनकी नब्ज महसूस करने लगी। हे दूर रहो मेरे दादाजी से, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लड़का चिल्लाया और रितिका को पकड़ने के लिए आगे आया, पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसके कदम अपने आप सदमे से वहीं थम गए। अब आगे बेड पर लेटे उसके दादाजी गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जैसे वो एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हो। मशीन से भी तेज आवाज आने लगी थी, उनकी हार्ट बीट रुकने लगी थी। ये देखकर वो लड़का डर गया और रितिका के बारे में भूलकर डॉक्टर से चिल्लाकर बोला, मेरे दादाजी को चेक करो, आखिर उन्हें क्या हो रहा है। डॉक्टर भी जल्दी से होश में आकर पेशेंट के पास जाता है और उन्हें चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं मीटिंग रूम से ये नज़ारा देख रहे सभी डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर विशेष डायरेक्टर से परेशान होकर कहते हैं, सर डॉक्टर रीत को तो आगे वाले वार्ड में जाना था, लेकिन ये तो मिस्टर ओल्ड अग्रवाल के वार्ड में चली गई। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और बचने के चांसेस भी सिर्फ 10% है। अगर इन्होंने कुछ भी किया तो सारा दोष इनके ऊपर आ सकता है और फिर इनका मेडिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बाकी सबको भी उनकी बात सही लगती है। डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है चलो, हमें डॉक्टर रीत को रोकना ही होगा और मिस्टर ओल्ड अग्रवाल को भी बचाना होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद सभी उस वार्ड की तरफ भागे। वही वीवीआईपी वार्ड में रितिका की आंखें अभी भी बंद थी और वो उनकी नब्ज को रीड कर रही थी। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उद्धरण चिन्ह, वैसे ही रितिका ने अपनी आंखें खोली और गंभीर आवाज में बोली, सर्जरी करने के बाद भी आपको ये पता नहीं चला कि पेशेंट को इंटरनल इंजरी हुई है और उनके सीने में अक्सर दर्द रहता है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर तो गुस्सा हो गया और बोला, मिस आप मुझे बताने वाली कौन होती है? देखिए ये एक क्रिटिकल केस है और आप इस तरह एक्टिंग कर रही है जैसे उनकी पल्स रीड करके आपको सब पता चल गया हो। अपनी एक्टिंग कहीं और दिखाओ और निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी बकवास की वजह से मेरे पेशेंट को कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रितिका ने उस डॉक्टर को ऐसे देखा जैसे कोई बेवकूफ़ हो और बिना कुछ कहे वहाँ टेबल पर रखी टूल्स ट्रे से उसने एक छोटा का नाइफ उठाया और किसी के कुछ समझने से पहले ही उस बुजुर्ग के सीने पर एक कट लगा दिया। ये देखकर डॉक्टर और वो लड़का जो हैरान था चिल्ला पड़े और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वही रितिका ने उन्हें इग्नोर किया और अपना काम जारी रखा। डॉक्टर उसे हाथ लगाने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, डॉक्टर अवस्थी पीछे हटो। डॉक्टर अवस्थी जो कि टॉप सर्जन में माने जाते थे, जब उन्होंने जानी पहचानी आवाज सुनी तो मुड़कर देखा तो वहाँ डायरेक्टर के साथ प्रोफेसर सुदर्शन और बाकी वर्ल्ड क्लास डॉक्टर खड़े थे। डायरेक्टर आप देख रहे हैं ये लकड़ी बिना किसी लाइसेंस और स्किल के किसी की जाना से खेल रही है। वो लड़का भी सबको एक साथ देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसने रितिका का हाथ पकड़ लिया था और उसे जोर से दूसरी तरफ धक्का दे दिया। दूर हटो मेरे दादाजी से, तुम एक मर्द रहो। अगर मेरे दादाजी को कुछ हुआ तो मेरी फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसके धक्का देने से पहले ही रितिका अपना काम कर चुकी थी। उसे कुछ सेकंड ही लगे थे और उसने उनके सीने में फंसा हड्डी का टुकड़ा निकाल लिया था जो उस लड़के के धक्का देने से नीचे गिर गया और सीधे डॉक्टर्स की टीम के पैरों के पास गिरा। रितिका ने खुद को गिरने से संभाल लिया था। उसने तीखी नज़रों से उस लड़के को घूरा और बोली,
अगर ये किसी की जान का सवाल नहीं होता तो तुम्हें लगता मैं किसी ऐसे को बचाऊंगी जिसे मैं एक फ्रॉड लगती हूँ। तभी उसने डॉक्टर अवस्थी को देखा और बोली, नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, जल्दी से उनका कट फिक्स कर दो वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर और लड़के ने जब उसकी बात सुनी तभी उनकी नज़र उस कट पर गई जो बहुत ही छोटा था, बिल्कुल आधी उंगली जितना। वहां से बिल्कुल भी खून नहीं निकला था, इतनी अच्छी तरह से कट लगाया गया था। लड़के की नज़र मॉनिटर पर गई जहां अब सब कुछ नॉर्मल बता रहा था। तभी उसने देखा कि एक हड्डी का छोटा सा टुकड़ा खून से सना वहां फर्श पर गिरा है, जो कि उसके धक्का देने से ही नीचे गिर गया था। ये क्या है? उसने चौंक कर पूछा। डॉक्टर अवस्थी ने देखा था कि इस लड़की ने उनकी चेस्ट से यही टुकड़ा निकाला था। ये हड्डी है जो तुम्हारे दादाजी की छाती में फंस चुकी थी। इंटरनल इंजरी तो ठीक हो गई थी लेकिन ये हड्डी छुपी रह गई थी, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। इसी वजह से उनकी बॉडी ढंग से फंक्शन भी नहीं कर रही थी। लगातार स्ट्रेस और दर्द से हार्ट रुकने से मौत हो जाती या सांस ना आने पर। रितिका ने उसे उनकी कंडीशन एक्सप्लेन की और अपने हाथ को साफ करके वहां से निकल गई। दरवाजे पर ही उसने कई सारे वाइट कोट पहने डॉक्टर को देखा जिनके साथ दो बूढ़े आदमी खड़े थे। सबकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। पहले तो उसकी स्किल्स देखकर सब सदमे में थे लेकिन फिर खुश हो गए। बच्ची, मैं हूँ तुम्हारा दादाजी प्रोफेसर एंड डॉक्टर सुदर्शन, लेकिन तुम मुझे दादाजी ही बुलाना। उनकी बेशर्मी देखकर बाकी डॉक्टर और डायरेक्टर दंग रह गए। वही हैरान तो रितिका भी हुई, लेकिन उनका नाम सुनकर उसे याद आया कि ये तो मेडिकल फील्ड में अपने समय के जीनियस सर्जन रह चुके हैं। हेलो प्रोफेसर, रितिका ने हल्का सा झुककर उन्हें ग्रीट किया, लेकिन प्रोफेसर सुदर्शन को ये अच्छा नहीं लगा। क्या मैंने नहीं कहा कि तुम मुझे पोती कहो? जिस पर रितिका ने उन्हें घूरा और बोली, मेरे पास ऑलरेडी मेरे दादाजी है। उसका ये जवाब सुनकर तो डायरेक्टर सुभाष और बाकी डॉक्टर हंस पड़े। उन्हें हंसते देख प्रोफेसर ने सबको अपनी तीखी नज़रों से देखा तो उन्होंने अपना मुंह हाथों से बंद कर लिया और अपनी हंसी को दबा लिया। फिर वो रितिका को देखकर बोले, जिद्दी बच्ची, ठीक है अगर तुम मुझे अपना दादाजी नहीं मानती, लेकिन तुम आज से मेरी ही पोती हो जिसे मैं अपनी लेगेसी सौंपूंगा। तुम बहुत ब्रिलियंट हो, बिल्कुल मेरी पोती बनने लायक। रितिका समझ गई थी कि ये प्रोफेसर बहुत जिद्दी है, इसलिए उसने आगे बहस नहीं की। तभी डायरेक्टर सुभाष आगे आए और बोले, डॉक्टर रीड, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर हूँ, सुभाष सिन्हा। हेलो डायरेक्टर, आपने ही मुझे यहाँ आने का इनविटेशन भेजा था। हाँ डॉक्टर रीड, चलिए हम मीटिंग रूम में बैठकर बात करते हैं। उन्होंने उसे रास्ता बताया। फिर वो सभी रितिका के साथ जाने लगे। तभी पीछे से उसी लड़के की आवाज़ आई, मैम क्या आप थोड़ा रुकेगी? रितिका के कदम रुक गए। उसके साथ बाकी डॉक्टर्स, डायरेक्टर और प्रोफेसर भी ठहर गए। वो लड़का दौड़ते हुए आगे आया और रितिका के सामने आकर बोला, सॉरी डॉक्टर, मैंने आपको कोई फ्रॉड समझा और आपसे इतनी बदतमीजी से बात की, फिर भी आपने मेरे दादाजी की जान बताई। मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं वो कम है। मेरे और मेरी बहन के पास बस हमारे दादाजी ही थे। अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो मेरी बहन भी मुझे छोड़कर चली जाती। इट्स ओके, तुम्हारा ऐसे रिएक्ट करना सही था, लेकिन हाँ मैं कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने वो किया क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं उन्हें बचा सकती हूँ। मेरे पास वक्त नहीं था, नहीं तो यहाँ और भी टॉप डॉक्टर्स हैं, वो आपके दादाजी को बचा ही लेते। ये सुनकर कि वो कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, लड़का पहले तो शॉक हुआ, लेकिन उसकी स्किल्स याद करते ही वो बोला, डॉक्टर मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन क्या आप मेरे ऊपर एक और एहसान कर सकती हो? क्या? रितिका कंफ्यूज हो गई। तभी उस लड़के ने डॉक्टर विशेष को देखा और उन्हें इशारा किया। वो समझ गए और रितिका से बोले, डॉक्टर रीड, दरअसल इनकी बहन एक मानसिक रोगी है। वो आधे महीने कोमा में रहती है और आधे महीने होश में आ जाती है। हमें उसकी स्टेट का और बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मिस्टर आरव चाहते हैं कि एक बार आप उनकी बहन को भी चेक करके। रितिका इतने कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स के बारे में जानकर हैरान हो जाती है। वो उस लड़के जिसका नाम डॉक्टर ने आरव बताया था उससे पूछती है, क्या ये सब किसी बड़े इंसिडेंट के बाद हुआ था? यस डॉक्टर, मेरी बहन मुझसे बड़ी है और 1 साल पहले उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के मंडप में उनका प्यार उन्हें छोड़कर चला गया और वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया और इसी के साथ वो मेंटली एक बच्ची जैसी बन गई। रितिका को ये केस कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जैसे उसने पहले भी नॉवेल में ये सेम कहानी पढ़ी हो। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मेरी दी का नाम सुहानी अग्रवाल है। सुहानी?
रितिका ने धीरे से बुदबुदाया, तभी उसकी आंखों में हैरानी आ गई। कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसे आरांश भाई प्यार करते हैं? मतलब उनका पहला प्यार जो कि नॉवेल में अधूरा रह गया था, क्योंकि तब ये लड़की मर चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ना दिखाते हुए बोली, ओके, तुम डायरेक्टर सुभाष के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी अपने दादाजी का ध्यान रखो। जब वो ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हारी बहन को देखने चलूंगी। ओके डॉक्टर, आरव ने खुश होकर कहा। मीटिंग रूम। रितिका बीच में बैठी हुई थी और बाकी सभी डॉक्टर उसके सामने। डायरेक्टर और प्रोफेसर सुदर्शन हेड चेयर पर बैठे थे। तो तुम क्या सोचती हो इस बारे? देखो, तुम्हारी नॉलेज और सोचने का तरीका बहुत ही इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल और एक्यूरेट है। तुमने सभी अनसॉल्वेड सर्जरी केसेज जिन्हें अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया उसे सिर्फ 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तुमने उनमें मिस्टेक भी मेंशन की जिस वजह से सर्जरी फेल हुई। उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन डिजिटल वॉल भी तुमने क्रैश कर दी। अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन के हिसाब से तुम डायरेक्टर बन सकती हो। बस हमें तुम्हारी स्किल्स के बारे में थोड़ा शक था जो थोड़ी देर पहले का मूवमेंट देखकर गायब हो गया। डायरेक्टर सुभाष ने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया। सॉरी डायरेक्टर, मुझे आपको निराश करना होगा। मैंने तो ऐसे ही केसेज सॉल्व कर दिए थे, मुझे नहीं पता था कि इतने मामूली से क्वेश्चन का आंसर देने पर मुझे डायरेक्टर बना दिया जाएगा, उसने बहुत ही लापरवाही से कहा। लेकिन सभी डॉक्टर तो उसकी ये बात कि क्वेश्चन मामूली थे सुनकर ही शॉक हो गए थे। डॉक्टर विशेष तो मन में सोचते हैं, अगर ये मामूली है तो इसकी नज़र में टफ क्या होता है। प्रोफेसर सुदर्शन को तो हंसी आ गई और वो अपना सर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा, मेरी पोती है। वो जीनियस की भी सुपर जीनियस है, उसके लिए ये मामूली सवाल कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें डायरेक्टर नहीं बनना है तो कोई बात नहीं। उनकी बात सुनकर डायरेक्टर सुभाष बोले, प्रोफेसर, ये रूल है जो WHO ने बनाया है, हम इसे नकार नहीं सकते। ये सुनकर प्रोफेसर सुदर्शन भी गंभीर हो गए। रितिका भी समझ गई कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे तो उसे अपनी पावर रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ भी बढ़ानी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी से बंधना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टर की पोजीशन ले लूँगी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा भी बहुत कुछ है करने को, इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का काम संभालने के लिए हर दिन अवेलेबल नहीं रहूँगी। आप मुझे इम्पोर्टेंट मैटर्स पर ही बुला सकते हैं, अगर मंजूर है तो ठीक है। उसकी डिमांड सुनकर डॉक्टर विशेष चिढ़ गए और सोचने लगे, अभी तो इसने बस कुछ ही स्किल दिखाई है कि सभी पागल हो रहे हैं और ये लड़की इसका फ़ायदा उठा रही है। कहीं डायरेक्टर इसकी स्किल्स को कुछ ज़्यादा ही नहीं समझ रहे। लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही प्रोफेसर सुदर्शन डायरेक्टर सुभाष को देखकर बोले, मेरी पोती को तब तक तंग नहीं किया जाएगा जब तक बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो। तुम अभी बूढ़े नहीं हुए हो, उसकी जगह इसे संभालो, और वैसे भी उसे आगे जाकर स्पेशल टीम ज्वाइन करनी है, तुम्हारी तरह वो एक जगह बैठ नहीं सकती। डायरेक्टर सुभाष जो रितिका की शर्त के बारे में सोच रहे थे वो उनकी बात सुनकर चिढ़ गए और गुस्से से बोले, कल तो तुम मुझे बूढ़ा कह रहे थे, अब जब बात तुम्हारी पोती पर आई तो अब मैं जवान भी हो गया। हाँ तो खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी तारीफ ही की है। ये सुनकर तो डायरेक्टर और भी चिढ़ गए। रितिका उन्हें देख रही थी कि कैसे ये बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। उसे मानना पड़ा कि ये उसके जबरदस्ती के बने दादाजी सच में किसी को भी आराम से पागल कर सकते हैं। डायरेक्टर सुभाष ने अब उनसे कोई बहस नहीं की और गंभीर लहजे में रितिका से बोले, वैसे मेन रीजन तुम्हें यहाँ बुलाने का स्पेशल टीम में रिक्रूट करना था, एक आर्मी डॉक्टर के तौर पर। जैसा कि तुमने सुना ये एक स्पेशल टीम है, तो उसमें जो टीम बनेगी वो भी बेस्ट होनी चाहिए और तुम ही वो बेस्ट डॉक्टर बनोगी जो स्पेशल टीम का हिस्सा बन सकती हो। रितिका ने इस बारे में नहीं सोचा था कि वो उसे एक साथ 2 ऑफर देंगे। क्या इन लोगों को उसका टेस्ट नहीं लेना चाहिए था? क्या उस पेशेंट की जान बचाकर ही इन्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट हो गया? डॉक्टर रीत, तो आपने क्या सोचा है? डायरेक्टर ने फिर से सवाल किया तो इस पर वो बोली, मैं इसका जवाब आपको सोचने के बाद दूंगी। मुझे पता नहीं था कि यहाँ आकर मुझे इतने बड़े ऑफर मिलेंगे। अब मैंने आपकी एक बात को मान ली है, दूसरी के लिए मुझे थोड़ा सोचना होगा। उसका जवाब सुनकर सभी डॉक्टर एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगे। वो यही सोच रहे थे कि इसने बात मानी है कि उनके डायरेक्टर ने। ठीक है डॉक्टर रीत, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे, डायरेक्टर ने कहा और उसे बाहर तक छोड़ने आए। उनके साथ प्रोफेसर सुदर्शन भी चले गए। मीटिंग रूम में अब डॉक्टर विशेष और उनके साथी डॉक्टर रह गए थे।
एक डॉक्टर चिढ़कर बोला, माना इस लड़की में कुछ स्किल्स है लेकिन इतनी जल्दी उसे स्पेशल टीम के लिए सिलेक्ट करने का क्यों सोच लिया? जबकि इस टीम में यंगस्टर में सबसे बेस्ट को जाना था और इसके लिए तो डॉक्टर अहाना को पहले ही सिलेक्ट कर लिया गया था ना। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है इसलिए ऐसी बातें करना बंद करो, डॉक्टर विशेष ने उस डॉक्टर को घूरते हुए कहा और वहां से चले गए। माना उन्हें डॉक्टर रीत का एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा लगा लेकिन वो ये भी झूठला नहीं सकते कि उसकी स्किल्स और हेल्थ एनालाइज करने के टैलेंट को डॉक्टर अहाना क्या वो खुद ऐसा नहीं कर सकते। वही बाहर आने के बाद रितिका ने उन्हें ज़बरदस्ती अंदर भेजा और खुद बाहर आकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसने एक जाने पहचाने शख्स को खड़ा पाया। अक्ष। उसके पुकारते ही अक्ष घुमा और रितिका को देखकर उसके पास आया और उसे अपने गले से लगाकर बोला, मैंने जब तुम्हारी कार यहाँ खड़ी देखी और तुम नहीं मिली तो मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। कहाँ थी तुम? ये एरिया तो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, यहाँ कोई ऐसे ही नहीं घूम सकता। अब क्या जवाब देगी रितिका? क्या अक्ष जान जाएगा उसका ये राज?